हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 24 मई की जो सेकंड शिफ्ट है, यानी कि इवनिंग शिफ्ट की जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शायद दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस क्लास के अंदर जो इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ 24 मई की, तो इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टोटल जो 50 क्वेश्चन है उनमें लगभग पूरे 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन, यानी पूरे 50 क्वेश्चन अपने को जो प्राप्त हो चुके हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करें। इसी के अलावा लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो 24 मई की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने फर्स्ट शिफ्ट व सेकंड शिफ्ट के कमांड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन कम थे, दोनों को एक साथ ही डिस्कशन किया था। तो अभी इस क्लास में हम सेकंड शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट है उसके पूरे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और शायद दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो शिफ्ट वाइज जो यदि हम बात करें तो आपकी जो 20 से लेकर 23 मई तक जितनी भी शिफ्ट थी उन शिफ्टों की जो है कमांड क्लास जो है कि ये आल शिफ्ट के नाम से वो चैनल पे डली हुई है, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माध्यम से जाकर उस जो क्लास को आप देख सकते हो। और जीके की जो क्लास है आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो टेक्निकल हेल्पर है, टेक्निकल हेल्पर की आज है 25 मई। और 25 मई से यदि मैं बात करूं तो टेक्निकल हेल्पर के टोटल कितने पेपर होंगे? 12 पेपर होंगे, जिसमें से 8 पेपर क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 9वां पेपर। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 24 मई इवनिंग शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, इनके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो उसमें एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, वो थी AAC की फुल फॉर्म में होती है। अब दोस्तों जैसे AAC की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बिना ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें AAC की फुल फॉर्म तो बहुत सारी फुल फॉर्म निकल के आती है। लेकिन अपन इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। यदि ऑप्शन में ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर था तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। या फिर मैं बात करूं जैसे कि अगर यांत्रिकी में, या फिर मैं बात करूँ तो एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये भी किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी? AAC। या फिर मैं बात करूँ AAC के अलावा, इसके इनके दोनों के अलावा बाकी फुल फॉर्मों की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ क्या हो जाएगा? एडवांस ऑडियो कोडिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इनका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ मैं तो केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्रोम। तो इस तरह से यह जो है कि अगर हम बात करें कि AAC की फुल फॉर्म तो काफ़ी फुल फॉर्म में निकल के आती है, बट अपने हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। या फिर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक में देखो यहाँ आप देख सकते हो AAC की फुल फॉर्म ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, जो अपने ITI है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अपने संबंधित है। तो आपका जो ऑप्शन था, सभी दोस्त जो एग्जाम दे के आए वो कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन में क्या क्या था। यदि आपका ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर था तो क्या हो जाएगा? ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। या फिर जो आपके सामने चार्ट दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, इनमें से कोई यदि आपका मिल मैच कर रहा हो या इनमें से कोई ऑप्शन हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अपना है, डियोल स्टार्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और सीधा ऐसे क्वेश्चन था, डियोल स्टार्टर की जो डियोल DOL एंड डियोल स्टार्टर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो डायरेक्ट ऑन लाइन। और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, जो DC स्टार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। DC स्टार्टर में यदि वो शोर करता है, यानी कि चलाने पर शोर करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? तो वोल्टेज का मान क्या हो? आदि को, या फिर उसके जो टर्मिनल वगैरह है उसमें कुछ कमी हो। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है अपना, DC मोटर में, देखो यहाँ क्वेश्चन कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, DC जो DC मोटर होती है, DC मोटर में आर्मेचर, जो आपका आर्मेचर था, आर्मेचर वह फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग वह फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन यदि एक साथ चेंज कर दें, यानी दोनों के यदि आप कनेक्शन क्या कर रहे हो, एक साथ चेंज कर रहे हो, तो उस मोटर में क्या परिवर्तन होगा? उसकी गति है, गति में क्या परिवर्तन होगा? गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी क्वेश्चन इस तरह से था कि जिस जो DC मोटर होती है, जैसे मान लो यहाँ पर
ये हो जाएगी इसकी आर्मेचर वाइंडिंग, शंट मोटर को ही मान लेते इसको, और ये हो गई इसकी और शंट वाइंडिंग, और ये हो जाएगी इसकी आर्मेचर वाइंडिंग। यदि आप यहाँ पर इन दोनों के कनेक्शन चेंज कर रहे हो तो इस मोटर में क्या परिवर्तन होगा, मोटर में की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से डीसी जनरेटर से क्वेश्चन है अपना। डीसी जनरेटर में पोल देखो यहाँ हो जाएगा, जो डीसी जनरेटर के हैं पोल कोर, पोल कोर बने। तो डीसी जनरेटर के जो पोल कोर होते हैं, यहाँ मैं बात करूँ कोर की, जो पोल बने होते हैं, पोल किसके बने होते हैं, पोल या फिर कोर की हम बात करें तो ये बने होते हैं सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन स्टील। और सभी साथी हैं जो एग्जाम दे के आए हैं वो कमेंट करके बताते रहे कि ऑप्शन क्या क्या थे, और इनमें से कोई यदि क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछ आया हुआ इसमें, और बाकी कोई बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट करते हो जीके वगैरह के। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन स्टील। अब इसी में मैं बात करूँ तो सिलिकॉन भी कौन सी होनी चाहिए, पतलित सिलिकॉन स्टील, लेमिनेटेड पतलित सिलिकॉन स्टील। यहाँ हम सिलिकॉन की मात्रा की बात करें तो 3 से 4%, और स्टील की होती है 96 से 97% क्या होती है सिलिकॉन की मात्रा। और साथ ही दोस्तों यदि मैं इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें और क्वेश्चनों की बात करें तो किस तरह से, यदि हम बात करें पोल की या फिर साथ ही बात करें कोर, तो पोल या कोर को आपस में जो पतलित पत्तियां होती है, जैसे ये पतली पतली पत्तियां होती है, इनको एक साथ रूप कमांड रूप देके क्या बनाई जाती है, कोर बनाई जाती है। तो इनको जो आपस में बांधा जाता है, यानी जो कसा जाता है किसके माध्यम से, तो कसा जाता है रिवेट के माध्यम से। इनके मध्य क्या लगाया जाता है, रिवेट लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 24 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, जो रिवेट होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा जॉइंट है, जॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था वह कौन सा जॉइंट है जो बिना उष्मा के किया जाता है। तो बिना उष्मा के यानी जो रिवेट होता है, रिवेट में किसी प्रकार कोई उष्मा नहीं होती है। जॉइंट की बात है, जॉइंट मान लो जैसे 4 प्रकार के जॉइंट है, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, और ब्रेजिंग हो गया, और रिवेट, 4 प्रकार के जॉइंट है। इन चारों में से 3 में तो क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, जबकि रिवेट में किसी प्रकार की उष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है पूछ सकता है। अगला, ऐसा परिपथ जिसमें डायोड कैपेसिटर प्रतिरोध जुड़े हैं तो वह परिपथ, वह परिपथ कहलाता है। अब देखो यहाँ अगर स्पेशल डायोड की बात करता, स्पेशल डायोड की बात करता तो हम कह सकते हैं कौन सा परिपथ रहेगा, वो एक्टिव पुर्जे रहेंगे। अगर हम पुर्जे की बात करें तो कौन से हो जाएंगे, एक्टिव। और कैपेसिटर और प्रतिरोध केवल बात करता तो क्या हो जाएगा, पैसिव पुर्जे। यानी कि एक्टिव पुर्जे तो वो पुर्जे जो ओम और किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते हैं, और पैसिव जो ओम और किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं। देखो ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन में था एक्टिव पुर्जे, पैसिव पुर्जे, और एक में था आईसी। तो देखो अगर हम डायोड की बात करें तो अर्धचालक से क्या मिलकर बनी होती है, अपनी आईसी। तो उसमें कैपेसिटर वगैरह ये सब कुछ काम में है, तो क्या हो जाएगी, आईसी इंटीग्रेटेड चिप। या हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो आपका इसके बेहतर जो ऑप्शन बन सकता है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर। सभी कमेंट करके बताइए जिन्होंने एग्जाम दी है तो ऑप्शन क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के। और अगला प्रश्न शानदार क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बस हर बार लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर रहा है। कि पहले जैसे कि मान लो इन्वर्टर का कार्य की हम बात करें तो इन्वर्टर कार्य क्या होता है, डीसी से एसी में बदलना। अब जैसे मैं बात करूँ 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, तो 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो वह युक्ति जो डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, इन्वर्टर। और आज की क्लास जो 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पूछ लिया गया है इन्वर्टर का कार्य डीसी टू एसी। डायोड की हम बात करें तो डायोड होता है एसी को डीसी। हम जैसे कि पूछ लिया जाए क्वेश्चन डायोड का कार्य, तो डायोड का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। अगला प्रश्न है, प्राइमरी व सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाने के लिए किसका, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। यहाँ मैं रेशियो की बात करूँ तो एन एस बटा एन पी, तो एन एस व एन पी, तो एन एस का मान क्या होगा, यहाँ रेशियो की बात करें तो के का मान क्या होगा यहाँ पर, यानी कि अधिक होगा, ट्रांसफर रेशियो का मान इकाई से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की क्या रहेगी, ज़्यादा, और प्राथमिक में क्या रहेगी, कम। तो तभी क्या बदलेगी, वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 नंबर, दिक् परिवर्तक भाग से जुड़े दो कॉइल दो कुंडल पक्षों
के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अग्र पिच, यानी कि फ्रंट पिच। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, वाई एफ से। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपका ये कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर के दोनों भाग से जो कुंडली होती है, जैसे कुंडली के दो फ्रंट जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अगर पिच, यानी कि जो दोनों कुंडलियों पक्ष है वो एक ही दिक परिवर्तन के भाग पे क्या हो, जुड़े हुए हो, तो क्या कहलाते हैं, फ्रंट पिच, यानी कि या फिर कह सकते हैं अगर पिच। और एक क्वेश्चन था वाइंडिंग पिच से, यानी पिच से ही संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो आ गया फ्रंट पिच और एक क्वेश्चन और पूछा गया। तो आपको जो वाइंडिंग है, जैसे कि वाइंडिंग में जो पिच है कम्यूटेटर, उनकी जो परिभाषा है वो परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही बता दूं आपको, जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चन अपने डिस्कशन किए और बाकी बचे हुए क्लास के इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और उसमें पूछा गया था एक, परिभाषा से याद है, क्वेश्चन है जो आपका इल्यूमिनेशन, यानी ज्योति प्रदीप्ति तीव्रता होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक लक्स के बारे में क्वेश्चन है पूछा गया था। तो इनकी जो परिभाषा है, जो क्वेश्चन की जो मुख्य यानी जो बेसिक जानकारी है, वो आपको याद रखनी है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, एक परिपथ में वोल्टेज का मान, यानी कि एक परिपथ में वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, व धारा का मान यहाँ दिया हुआ है, इसमें धारा का मान 0.3 एम्पियर है। धारा का मान कितना है, 0.3 एम्पियर है। तो परिपथ में आपको क्या ज्ञात करनी है, शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर आपको क्या ज्ञात करनी है, शक्ति ज्ञात करनी है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें हम, पी बराबर यहाँ दिया हुआ वी और इसमें दिया हुआ आई, पी बराबर वी आई। वी का मान कितना है, 12, और यहाँ गुणा 0.3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बार 24 36, तो 3.6 वाट। कितना हो जाएगा, 3.6 वाट। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। यहाँ वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए हम काम लेते हैं। जैसे कि अगर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट की बात करें, तो वेस्ट पश्चिम, या फिर हम इसे कहते हैं पश्चिमी संघ जॉइंट। तो इस तरह से मान लो आपके दो वायर हैं, और यहाँ जॉइंटों की अगर हम बात करें, तो इस तरह से यहाँ इसमें गांठ लगा के, और यहाँ पर इस तरह से इसको जॉइंट, तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी संघ जॉइंट। या फिर हम कहें जैसे कि नमस्ते का साइन, तो इस जो नमस्ते का साइन होता है, उस तरह से कौन सा जॉइंट, वेस्टर्न पश्चिम में जॉइंट। यानी कि इस तरह से, जैसे कि आपके चालक है, और ये इस तरह से, और इनके मध्य फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जॉइंट। तो कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट या फिर पश्चिमी संघ जॉइंट। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन था, पावर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपको शक्ति का मान, पी का मान आपको याद करना था। यहाँ मैं ऑप्शन तो अपने पास नहीं, बट जो पी के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखो पहले फॉर्मूले की बात करें, बेसिक फॉर्मूला, पी बराबर क्या होता है, वी आई, ये मुख्य फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूले की बात करें तो पी बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। इसी के अलावा नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो पी बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर। अब आप कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन के अंदर कौन सा इनमें से फॉर्मूला दिया हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि आपके सामने 5 ऑप्शन थे, 5 में से जो 4 है वो सब पावर के फॉर्मूले नहीं होंगे, और एक फॉर्मूला पावर का होगा। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ था। अगला प्रश्न अपना 14 नंबर, और क्वेश्चन इस तरह से है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में फेज अंतर होता है, यानी जो फेज कोण होता है, फेज कोण कितना होता है, 3 फेज इंडक्शन की मैं बात करूँ, 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो 120 डिग्री। और यहाँ मैं बात करूँ सिंगल फेज मोटर की, सिंगल फेज मोटर में कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री किसके अंदर, 3 फेज मोटर के अंदर। और मैं बात करूँ सिंगल फेज के अंदर 90 डिग्री, और ट्रांसफार्मर के अंदर 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, यहाँ दिया हुआ है 15 ओम। एक तो आपको दिया हुआ है ओम का मान 15 ओम, और एक दिया हुआ आपको वी का मान। तो 15 ओम, और आपको निकालना है वी का मान, तो 0.75। तो यहाँ वी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो वी, आई का मान कितना है, 75.75, और आर का मान कितना है, 20। तो अगर हम बात करें तो 11 7 5, तो एक एक, तो 11 लगभग 25, तो कितना हो जाएगा, 11.25 वोल्ट। अगला प्रश्न अपना
थ्री फेज मोटर वह सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार समान है। जो थ्री फेज मोटर है और सिंगल फेज जो मोटर है वो किस प्रकार समान है। अब देखो यहाँ ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही बैठता अच्छी तरह से, बट यहाँ इसके बारे में अगर हम बात करें तो थ्री फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर इसकी क्या होती है, जो बॉडी की संरचना होती है वो भी क्या होती है, समान। तो संरचना की मैं बात करूँ तो यदि संरचना आपके ऑप्शन में था तो संरचना भी क्या होगी, समान। और सिद्धांत की मैं बात करूँ, सिद्धांत भी क्या होती है, सेम। और रोटर की मैं बात करूँ तो रोटर भी क्या होता है, सेम। कुंडली की मैं बात करूँ तो कुंडली क्या होती है, जैसे सिंगल पेज हो तो उसमें सिंगल पेज होगी, थ्री पेज होगी तो उसमें थ्री पेज कुंडली होगी। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आंसर। और जितने भी साथी जो एग्जाम दे के हैं वो कमेंट करके बताएं कि किस तरह के ऑप्शन इसमें दिए हुए थे, और किसी प्रकार को क्वेश्चनों में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जितने भी साथी नई जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में स्टार्टर में शॉर्ट आने का कारण। जैसे कि अभी क्वेश्चन की शुरुआत में डिस्कशन किया था डीओली स्टार्टर के साथ में, डीसी मोटर उसका स्टार्टर शॉर्ट कर रहा तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक वोल्टेज, यानी कि हाइस वोल्टेज में क्या होगा, जो उसके कारण जो ब्रशेज वगैरह है उनमें क्या होगा, कंपन होगा, तो उस वजह से क्या होगा, शॉर्ट की ध्वनि आपको सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, नो लोड अवस्था में सिंक्रोनस मोटर। देखो यहाँ पर नो लोड अवस्था में जो सिंक्रोनस मोटर है उसके जो ग्राफ है तो उसके बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राफ बिल्कुल सीधा रहेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एक आइसोलेटर, ठीक है, जो जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर किस स्थिति में ऑन ऑफ किया जाता है, तो इसे कहते हैं नो लोड स्थिति में, नो लोड स्थिति में। और स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट बता रहे कि सर जो नो लोड है वो ऑप्शन में नहीं था, तो नो लोड ऑप्शन में यदि नहीं था तो या तो शून्य भार होगा, या शून्य भार भी नहीं था ऑप्शन में तो क्या हो जाएगी, लाइन धारा शून्य, या फिर लाइन धारा क्या मान क्या हो, शून्य। तो लाइन, अब देखो इसको फेज और लाइन का आपको ध्यान रखना है, ये फेज लाइन इसमें नहीं आएगी, आइसोलेटर में क्या आएगा, लाइन के बारे में। अगर लाइन दिया हुआ तो लाइन धारा का मान क्या होना चाहिए, शून्य। और लाइन धारा का मान शून्य है तो लोड भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था भाई, नो लोड यदि ऑप्शन में नहीं था तो आपका या तो शून्य भार होगा, और शून्य भार भी नहीं है तो लाइन धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो उस स्थिति में जो है आइसोलेटर काम में लेते हैं। प्रश्न इस तरह से था, जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, तो यहाँ मैं बात करूँ कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की जो है, जो डीसी मशीन की क्या बनी होती है, बॉडी बनी होती है, यानी बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन है और इसको ज़्यादा विस्तार से देखने की आवश्यकता नहीं। आप सब जानते हैं जो मोटर की बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। जो मोटर है, मोटर की गति किस उपकरण के द्वारा मापते हैं, तो जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर की जो गति होती है किस उपकरण के द्वारा मापते हैं, अपने टेकोमीटर के द्वारा। और किस में मापते हैं, आरपीएम के मंत्र। आरपीएम की फुल फॉर्म बात करूँ तो राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान होता है, तो के एफ का मान यहाँ पूछा गया, तो के एफ का मान कितना होता है, 1.11। अगला प्रश्न है 23 नंबर अपना, डीसी जनरेटर में, जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को बाहरी स्रोत से कैसे प्राप्त किया जाता है। और यहाँ स्टूडेंट ने कमेंट दी कि जो ऑप्शन के अंदर ब्रश ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ब्रश नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्रश होल्डर या फिर जो ब्रश राइजर है उनके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, चालकों में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी, मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसमें क्या ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी या विद्युत मोटर लाउड स्पीकर धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के ऊपर कार्य करते, जो कि अस्थायी चुंबक में काम में आती है। यहाँ लाउड स्पीकर में बात हो, लाउड स्पीकर में स्थायी व अस्थायी दोनों चुंबक होती है। डीसी मशीन में ब्रश बने होते हैं तो किसके बने होते हैं, कार्बन के। और यदि मान लो उच्च धारा घनत्व तो वहाँ किसके बने होंगे, तांबे के। अगला प्रश्न है, लकड़ी किस श्रेणी की आग है, तो लकड़ी किस श्रेणी की आग है, क्लास ए की आग। और 22 तारीख सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, क्लास बी की आग, जो द्रव्य की आग है वो कौन सी आग होती है, तो क्लास बी की आग। अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल को चार्ज, यानी कि लेड एसिड सेल को चार्ज करते समय उसमें क्या परिवर्तन होता है, जो लेड एसिड सेल को आप चार्ज कर रहे हो तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है, तो चार्जिंग समय उसकी वोल्टेज क्या होती है, बढ़ जाती है। और यदि मैं बात करूँ लेड एसिड सेल के बारे में, तो यदि आपको यहाँ ध्यान रखना है, नो लोड के आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, किस पे, नो लोड पे आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, तो उस स्थिति में यदि मान लो आपकी सेल की वोल्टेज है 12 वोल्टेज, कितनी है,
12 वोल्टेज, तो वोल्टमीटर आपका दर्शाएगा 13.5 वोल्टेज, यानी कुछ वोल्टेज क्या दर्शाएगा, ज़्यादा दर्शाएगा। ये ध्यान रखना, आप नो लोड स्थिति में आप जब भी चेक करोगे तो वोल्टेज का मान क्या दर्शाएगा, उसकी रेटेड वोल्टेज उससे अधिक, और लोड के साथ आप चेक करोगे तो फिर क्या दर्शाएगा, 12 वोल्ट। अगला प्रश्न है अपना, एक डेल्टा परिपथ में लाइन वोल्टेज का मान यहाँ दिया हुआ और जैसे डेल्टा का नाम आया और साथ में आ गया वोल्टेज का मान, तो डेल्टा में क्या होता है, वी एल बराबर वी पी, और यहाँ मैं बात करूँ स्टार की, तो स्टार में क्या होता है, आई एल बराबर आई पी। अगला प्रश्न है अपना, सबसे कम प्रतिरोधकता किस पदार्थ की होती है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे क्या होती है, चांदी, और चांदी आपकी क्या था, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो ओम का नियम है उसके द्वारा, जो के द्वारा ज्ञात किया जाता है, या फिर ओम के नियम के द्वारा सत्य है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या है, वी बराबर आई इंटू आर, और आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर, और आर बराबर हो जाएगा वी बटा आई। तो ये ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से सेफ्टी डिवाइस नहीं है, और जैसे ही स्टूडेंट का कमेंट आया कि चाकू ऑप्शन में दिया हुआ था और बाकी जितने भी ऑप्शन थे वो सेफ्टी डिवाइस, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर वगैरह इस तरह से जो सेफ्टी डिवाइस हैं उनमें दिए हुए थे, तो चाकू यदि ऑप्शन में था आपका तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि जो ये सेफ्टी डिवाइस नहीं, ये कर्तन टूल है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था फोटोवोल्टाइक सेल, तो फोटोवोल्टाइक सेल की सिद्धांत की बात करूँ तो ये सौर यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसके सिद्धांत पर कार्य ये करता है, और इसके अंदर सिलिकॉन जो है अर्धचालक काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड सेल को चार्ज करने पर उसके ईएमएफ में क्या परिवर्तन, तो जैसा कि अभी डिस्कशन किया था, ईएमएफ में क्या हो जाएगी, चार्ज के समय वृद्धि, और वृद्धि किस तरह से, नो लोड पे क्या हो जाएगी, वोल्टेज का मान अधिक, जैसे 12.12 वोल्टेज की बैटरी है तो बिना लोड के हम चेक करेंगे कितना दर्शाएगा, 13.5 वोल्टेज दर्शाएगा। और जितने भी साथी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, ए नाइस डे।